वेलकम टू राकेश शर्मा का स्वागत है मित्रों। इसके पहले हम आपको जो वीडियो बताए थे वो आपको हम बताए थे दर्पण की शक्ति या क्षमता के बारे में बताए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपको पता ही होगा ही कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं। आपको थंबनेल में तो देख चुके होंगे। अगर आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी बच्चे को अगर परेशानी हो, अगर समझ में ना आवे तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बतावें कि सर हमको समझ में नहीं आया, दोबारा हमको बोलिए। हम भरसक प्रयास अपना करते हैं कि आपको पूरा से पूरा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप मोबाइल नंबर से भी हमको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप निश्चित रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और PDF आपको फ्री में मिलेगा, है कि नहीं। और आपको जो PDF जो नंबर मोबाइल नंबर दिए हैं, अगर नहीं दिए हैं तो आपको अंतिम में हम बताएंगे। तो नंबर नोट कीजिएगा और उसका PDF भी फ्री में पाइए। और एक चीज़ हम समझाते थे आपको सर, इसके जो वीडियो में जो हम पढ़े हैं वो हम आपको बताए थे दर्पण की शक्ति के बारे में, दर्पण की क्षमता के बारे में। हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के बारे में, तीनों के बारे में हमने आपको बताया था। ये तीनों दर्पणों को सदा, जिससे देखिए आपको हम बताए थे कि अवतल दर्पण की शक्ति कितना होगा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, और उत्तल दर्पण धनात्मक ऋणात्मक होगा, और समतल दर्पण कितना होगा आपको पता होगा। अगर देखे होंगे तो आप कमेंट में जा करके दर्पण के तीनों का आप लिस्ट बना करके आप बताइए कि तीनों का, जैसे कि अवतल के धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, या समतल के धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। पूरा चीज़ आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज जो हम पढ़ेंगे ना सर, आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे कि आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन का मतलब क्या होता है, और आवर्धन क्षमता क्या होता है ना। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होते हैं। तो आवर्धन क्षमता के बारे में आज पढ़ेंगे कि आवर्धन क्षमता होता है क्या। इसके पहले वीडियो में पढ़े थे, दर्पण की शक्ति पढ़े थे। तो आज हम आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। और आवर्धन क्षमता का ऐसा मात्र क्या होता है, आवर्धन का उपयोग क्या होता है। देखिए आवर्धन की क्षमता जो होता है ना, बहुत ईजी है। अगर हम बोलेंगे ना, अगर आप कोई बोल देगा, कोई छवि अगर आपको बोल देगा, देखिए आवर्धन क्या है, आवर्धन तुलना करता है कि कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है, कितना छोटा प्रतिबिंब बना है वस्तु से, यही है आवर्धन। अगर कोई आवर्धन का पता लगाना है तो आवर्धन का मतलब यही होता है कि वस्तु की तुलना में वो कितना प्रतिबिंब बड़ा बना रहा है, कोई भी दर्पण, अब वस्तु की तुलना में कितना छोटा बना रहा है, इसी को हम आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन क्या है, तुलना है। क्या है, तुलना है। तो यानी आवर्धन कहते किसे हैं, तो देखिए कहा जाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, आवर्धन जो होता है, आवर्धन कहते किसे, आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवर्धन कहा जाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा किसी वस्तु की ऊंचाई, किसी वस्तु की ऊंचाई, यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई लीजिए, वस्तु या बीम, देखिए वस्तु को बीम भी बोला जाता है और वस्तु भी बोला सकते हैं। तो बीम की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो हम क्या बोले, आवर्धन किसे कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा परिभाषा के आवर्धन किसे कहते हैं, तो बहुत ईजी है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए अगर आवर्धन को ने m द्वारा सूचित किया जाता है, m, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश लिया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को h लिया जाए, तो एक फॉर्मूला बन जाता है कि m बराबर h डैश बटे h हो गया। यही आवर्धन होता है। क्या होता है, आवर्धन। तो ये आवर्धन का फॉर्मूला हो गया। आवर्धन का जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक, आवर्धन का जो SI मात्रक जो होता है, आपको पता होगा कि आवर्धन का जो SI मात्रक होता है। अब बताइए यहाँ पे आवर्धन का SI मात्रक है, तो ऊंचाई वो मीटर में होता है, और ये वस्तु की ऊंचाई मीटर मापेंगे, और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मीटर मापेंगे। तो दोनों का अगर हम मीटर में भागा देंगे तो कट जाएगा, यानी कोई राशि नहीं बचा। तो यानी कह सकते हैं कि बीमाहीन राशि है या मात्रकहीन राशि। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का SI मात्रक जो होता है मात्रकहीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए ऊंचाई भी मीटर मापते हैं, और देख वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई वो मीटर मापेंगे और वस्तु की ऊंचाई मीटर मापेंगे। तो दो मीटर करेंगे तो कट जाएगा, तो कुछ राशि नहीं बचेगा, क्वेश्चन बचेगा। अगर कुछ बचेगा तो ये ना हम बोलेंगे ये बचेगा। तो यानी कह सकते हैं कि आवर्धन का जो SI मात्रक जो होते हैं वो होता है आपका मात्रकहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन होता है, पहला बात। दूसरी बात क्या, मात्रकहीन, जैसे बीमाहीन भी बोल सकते हैं। बीमा, अब मात्रक नहीं तो बीमा बोलिएगा नहीं, बीमाहीन बोलिएगा, बीमाहीन राशि। तो कभी कभी बीमाहीन भी लिखा रहता है, तो गड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है।
पहला बात हम क्यों पूछें कि आवर्धन कहते किसे हैं। आवर्धन एक तुलना है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को तुलना करता है। वस्तु से कितना बड़ा बना है, वस्तु से कितना छोटा बना, प्रतिबिंब बताता है। तो आवर्धन कहते किसे, तो देखिए बहुत ईजी, ध्यान से देखिएगा, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात। देखिए अनुपात में क्या होता है, बटे। क्या होता है, बटे। यानी वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को, आवर्धन को एम द्वारा सूचित करते हैं, तो एम हो गया, और प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया एच डैश, देखिए एच डैश, और वस्तु की ऊंचाई हो गया एच, है कि नहीं। तो इसका एस आई जो मात्रक जो होता है वो आपको पता चल गया कि मात्रकहीन या विमाहीन होते हैं। अब ये पता लगाना है कि वस्तु अगर आवर्धन के बारे में कि आवर्धन का मान कब धनात्मक होगा, आवर्धन मान कब ऋणात्मक होगा, तो यही थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। देखिए आपको अगर पूछ देगा कि आवर्धन, देखिए आवर्धन सबका अलग अलग होता है, अवतल दर्पण का अलग, उत्तल दर्पण का अलग अलग होता है। और आवर्धन निर्भर करता है कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है, इस पर निर्भर करता है। ये नहीं कि दर्पण पर निर्भर करता है, दर्पण में बिल्कुल नहीं निर्भर करता है, नहीं फोकस पर निर्भर करता है। उसका निर्भर जो करता है प्रतिबिंब पर निर्भर करता है, ये बात को समझिए। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि आवर्धन अगर अवतल लेते, पहले अवतल दर्पण के पूछेगा आवर्धन, तो अवतल दर्पण जो आवर्धन जो होता है ना, ध्यान रखे हुआ, अवतल दर्पण जो आवर्धन होता है वो होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, दोनों होता है। बोलिए सर कैसे होता है, धनात्मक भी होता है ऋणात्मक कैसे होता है। देखिए आवर्धन धनात्मक इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, सुनिए ध्यान से, अवतल में जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है, पीछे भी बनता है, आपको पता है ध्रुव फोकस ये वक्ता के। तो अगर हम पी और एफ के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपको पता है कि कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो आपको हम बताए थे कि दूरिया होता है धनात्मक और ये दूरिया होता है ऋणात्मक, होता है कि नहीं। तो ये हम तो आपको पूरा बढ़िया समझा दिए थे। तो यही बात हम बता रहे हैं कि अवतल दर्पण जो होते हैं आवर्धन, अवतल दर्पण जो आवर्धन होता है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये बात को समझना है। धनात्मक कब होगा, तो देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तब होगा, यानी आभासी प्रतिबिंब होगा तब। अगर बोले पूछेगा कि बताइए कि अगर मान लीजिए कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधे समझिए उसका जो आवर्धन होगा ऋणात्मक हो जाएगा। ये देखिए ऐसा वजह, इसका वजह यही होता है। अब एक चीज़ समझिए, इसका तो अवतल क्या होगा धनात्मक, अवतल दर्पण का धनात्मक आवर्धन धनात्मक तब होगा जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तब उसका, क्योंकि पीछे प्रतिबिंब बनता है और पीछे कुल दूरियां धनात्मक है कि नहीं, क्या होते हैं आपको पता है कि धनात्मक होते हैं। और ये देखिए अगर मान लीजिए अवतल दर्पण में, सुनिए, अगर देखिए आवर्धन का मान, ये बात को नोट में रखना हुआ कि अगर आवर्धन के मान अगर मान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वास्तविक बनाएगा, तो वास्तविक बनाएगा तो सीधे समझिए आवर्धन का जो मान होगा वो माइनस में होगा यानी नेगेटिव होगा। अगर मान लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी या काल्पनिक अगर प्रतिबिंब बनता है तो एम के जो मान होगा वो धनात्मक होगा। अब ऐसा हम क्यों बोले थे कि अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक कब होता है ऋणात्मक कब होता है, तो ये हम तो आपको समझा दिए कि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, दोनों बता चुके हैं। लेकिन समझिए कि अवतल दर्पण में अगर धनात्मक अगर हो रहा है आवर्धन तो सीधे समझिए कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि हम नोट में लिख दिए कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर रहेगा तो ही ऋणात्मक होगा, अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा। यहाँ पर अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए आवर्धन मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। और एक कंडीशन है जो कि उसका प्लस होता है, यानी कि दर्पण के पीछे, यानी ध्रुव और फोकस बीच में रखें तो उसका प्रतिबिंब। लेकिन एक चीज़ और समझिए, उत्तर दर्पण के अगर पूछेगा कि उत्तर दर्पण के बताइए, उत्तर दर्पण के लिए अगर पूछ देगा कि आवर्धन कितना हुआ यानी एम का मान कितना हुआ, तो इसका मान तो उत्तर दर्पण देखिए, उत्तर दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है आपको पता है, बढ़िया पता है कि उत्तर दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के जब पीछे बनता है कहीं भी वस्तु को रखेगा तो क्या होगा कि ये दर्पण के पीछे ही बनाते हैं प्रतिबिंब, ये दर्पण के पीछे ही बनाते हैं। तो यही बात हम समझाना चाहते हैं हुआ कि ये देखिए सी है आपका, तो यहाँ पर बताया ध्रुव और फोकस के बीच ही बनाता है, ध्रुव और फोकस बीच में और कहीं भी रखेगा, और दर्पण के पीछे बनाते हैं, यानी ये दूरिया होता है तो क्या होता है धनात्मक होता है और ये दूरिया ऋणात्मक होते हैं। तो उत्तर दर्पण में कहीं भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, उसका उत्तर दर्पण के जो होता है आवर्धन वो हमेशा धनात्मक होते हैं। क्यों होता है धनात्मक, क्योंकि उत्तर दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आपको हम पूरा चीज़ समझा दिए थे हम, इसीलिए आवर्धन का जो मान होगा वो आपका क्या होगा तो आपको पता है, इसका उत्तर दर्पण का जो होगा धनात्मक होगा, क्या होगा धनात्मक। लेकिन अवतल दर्पण के पूछ देगा
तो बोले सर धनात्मक ऋणात्मक दोनों। कब धनात्मक होगा? तो देखिए क्योंकि अवतल दर्पण तो आभासी और वास्तविक दोनों प्रति बनता है। आभासी कब बनता है? जब दर्पण के पीछे बनता है, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब। लेकिन बाकी सभी स्थितियाँ में एफ रखिए, चाहे अनंत और फोकस के बीच रखिए, वक्ता के बीच रखिए, है ना, तो जितने भी आप दूरियाँ लगते हैं वो हमेशा वास्तविक प्रति बनाता है। एक ही कंडीशन है, जो अवतल दर्पण जो दूरियाँ जो होते हैं वो हमेशा क्या हाँ बनाते हैं, आपको पता है। सिर्फ एक कंडीशन है धनात्मक का। तो अवतल दर्पण के जो आवर्धन बोलेगा धनात्मक ऋणात्मक दोनों। अगर उत्तल दर्पण के पूछेगा तो सीधे समझिए कि इसका सिर्फ धनात्मक होते हैं। अब हम बात से करते हैं चर्चा समतल दर्पण के। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी में नोट करते रहना है और समझना है। इस पर हम न्यूमेरिकल देंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो थ्योरी को बढ़िया समझना पड़ेगा, पूरा थ्योरी को समझना पड़ेगा, अब पूरा चिन्ह परिपाटी को समझना पड़ेगा। अगर आप न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता है? आजकल के विद्यार्थी न्यूमेरिकल से भागते हैं। न्यूमेरिकल तो हमको लिए सबसे ईजी लगता है। न्यूमेरिकल का जो विद्यार्थी बढ़िया समझ गया ना, उसके लिए बहुत ईजी है। ये सब समझना पड़ता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि धनात्मक का हुआ ऋणात्मक होगा, गलती सलती मार देते हैं, चिन्ह परिपाटी लगेबन करते हैं। यही दिक्कत हो जाता है विद्यार्थी का। विद्यार्थी का मेन जरूरी होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चनों भी रहेगा ना आपका न्यूमेरिकल आपसे थर थर कांपेगा। हम ऐसे ही बोलते हैं कि मैथ को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, फिजिक्स को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, और यही बोलते हैं कि पूरा साइंस थर थर आप कांपेगा यूट्यूब पर। आप देख लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो लगातार शेयर करते हैं वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा हिंदुस्तान में फैला दो वीडियो को। तो देखिए इसके पहले तो आप पढ़ लें। अब यदि हम समतल दर्पण की चर्चा कर लेते हैं, समतल दर्पण की जो समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछ ले है। तो थोड़ा सा देखते हैं समतल दर्पण की। देखिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? तो वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन के जो फॉर्मूला होता है S/H होते हैं। लेकिन एक चीज़ और होता है, वो हम बताएंगे इसके बाद में। आवर्धन का SI मात्रा जो होता है वो आपको पता है, मात्रा रखिए, बीमाहीन बोलिए। वास्तविक रहेगा तो आवर्धन मान ऋणात्मक होगा। अगर आभासी रहेगा तो उनका मान धनात्मक होगा, यानी आवर्धन मान। अगर अवतल दर्पण है तो प्लस माइनस दोनों आवर्धन होगा। अगर उत्तल दर्पण है तो हमेशा धनात्मक होगा। ये तो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो देखिए थोड़ा सा, देखिए थोड़ा समझिए बात को। आवर्धन क्षमता हम पढ़ रहे हैं। अब समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता जानते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। देखिए आवर्धन क्षमता पहले उसे समझिए कि समतल दर्पण आपको पढ़ाए हैं, तो अगर नहीं पढ़ाए तो आप वीडियो को जरूर देखिए। थोड़ा सा वहाँ धुंधलापन वीडियो लगता होगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा शुरू में बोर्ड रिफ्लेक्शन बहुत सारा होता था, प्रॉब्लम होता था। आप तो को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखिए उसको ईयरफोन में आवाज़ थोड़ा कम होगा, थोड़ा ईयरफोन में डाल करके समतल दर्पण जो पढ़ने वाला जो प्रतिबिंब में होता है उसको बढ़िया जो विशेषता, ये गुण बढ़िया समझ लीजिएगा। थोड़ा सा देखिए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो क्षमता क्या होता है उससे पहले हम जानेंगे कि आवर्धन जो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है। तो बोलेगा सर ये तो बहुत ईजी है, आपको तो पहले हम पढ़ा चुके हैं। आप है कि ना, क्या बताए थे कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु जितना आगे रहता है उतना प्रतिबिंब उस दर्पण के पीछे बनता है। आप आगे आइएगा तो भी आगे आएगा, भी आप पीछे जाएगा तो भी पीछे जाएगा, यानी जितना दूरी आप रहेंगे ना आगे उतना दूरी पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो पहला बात तो ये हो गया। और ये सेम आकार का प्रतिबिंब बनता है। जितना अगर आपका हाथ मोटा है उतने ही आपको दिखाएगा। ये कि नहीं आपको मोटा दिखा देगा अवतल उतल नहीं है, तो ये उतल में तो छोटा बनाता है, लेकिन अवतल में बड़ो दिखा देता है। आपको बताइए कि किसी ब्यूटी पार्लर में जो लड़कियां जाती है चाहे लड़का जाता है सैलून में, तो आपको क्या होता है वहाँ अवतल दर्पण लगा होता है और बड़ा फेस दिखाई देता है, जिसके कारण दाढ़ी के जो होते हैं, बाल होते हैं जो छोटा छोटा बस आराम से होता है। लड़कियाँ मेकअप बढ़िया से कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। वह उत्तल में करवाती है तो इसको पकड़वा देता है। गाँव देहात में देखबे करते हैं, है कि नहीं, बलग उलग में जो बैठते हैं जो नाई रहते हैं वो क्या करते हैं, छोटा सा ले लेते हैं पकड़वा देते हैं, छोटका है कि नहीं, साइड मिरर वाला टूटा लगा रहते हैं वो पकड़वा देते हैं, कहते हैं कि देखते रहो। वो बताइए इतनी को रहता है, लेकिन इंडिया जुगाड़ों का देश चलते रहता है कि नहीं। तो यही हम बताना चाहते हैं कि समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता जो होते हैं ना, उससे पता लगाना पड़ेगा कि प्रतिबिंब जितना बनता है, प्रतिबिंब जितना ऊंचा रहता है उतना ही वस्तु भी ऊंचा रहता है, जितना है कि छोटा उतना ही छोटा। यानी कह सकते हैं कि समतल दर्पण जो बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो वस्तु के समान आकार के होते हैं, पहला बात। दूसरी बात हम बता चुके हैं आपको
जितना दर्पण के आगे बनता है उतना दर्पण के पीछे भी बनता है, समतल दर्पण में बनता है कि नहीं। और ये चीज़ आपको समझना जरूरी होता है। और समतल दर्पण में आपको बताए थे प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है। कैसा बनता है? अच्छा आभासी। अभी तुरंत बताए थे कि अगर एम का मान अगर आभासी है तो वो धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो क्या बनेगा? धनात्मक। तो हम बताए थे कि एम के जो मान होगा जो तो आपको पता है। तो बताइए वस्तु देखिए, मान लीजिए कि समतल दर्पण है तो जितना आगे उसका प्रतिबिंब उतना पीछे, यानी जितना वस्तु दूरी रहेगा, यानी कह सकते हैं जितना प्रतिबिंब दूरी रहेगा उतना वस्तु दूरी भी रहेगा, दोनों बराबर होता है। इसीलिए दोनों कट करके क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी कि समतल दर्पण के जो होगा दोनों बराबर होता है, क्योंकि एच डैश जो होता है एच के बराबर होता है, आपको बढ़िया से पता होगा। और भी बराबर होता है यू के बराबर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, निस्संदेह होकर बोलिए कि इसका क्या होगा? एक हो जाएगा। और प्लस इसलिए बोले हैं ना क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आभासी। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार पूछ ले है कि बताइए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितना होता है? तो +1 होता है, +1 होता है। अब +1 ये भी पूछता है कि पूछ ले सब्जेक्टिव में कि बताइए कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता m बराबर +1 से आपका क्या तात्पर्य है, ये पूछ सकता है। इसका मतलब क्या है समझाएं। तो देखिए आवर्धन का जो धनात्मक मान है आपको क्या बताता है? आभासी प्रतिबिंब को बतैले हम। और एक क्यों बताता है? एक का मतलब क्यों होता है? यानी एक मतलब होता है भी, मतलब जितना वस्तु मतलब आकार करेगा उतना प्रतिबिंब भी आकार का बनेगा। यानी कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, ये ऐसे ही बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं प्रतिबिंब ऊंचाई तथा वस्तु ऊंचाई बराबर होते हैं तो या समान होते हैं। तो आप इसको लिखिएगा कैसे? चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ m का जो मान होता है धनात्मक जो होता है वो हमेशा वो धनात्मक आभासी प्रतिबिंब बताता है। और एक यह बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर है, क्योंकि कोई भी वस्तु का आकार रेशियो बराबर है तो समझिए उसका दोनों चीज़ बराबर है। तो ये आवर्धन आपको समतल दर्पण के आवर्धन के बारे में, क्षमता के बारे में बता दिए। और आवर्धन की क्षमता का ऐसा मात्र भी बता दिए। पूरा अवतल उत्तल दोनों को बता दिए, समतल को भी बता दिए। जितना भी था पूरा चीज़ हम इस चीज़ के बारे में बता दिए हैं। देखिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमको बताएं। अगर हम में कमी भी है तो आप बता सकते हैं सर, क्योंकि है कि नहीं, हमको भी उसको उतना डिजिटल के बारे में हमको पता नहीं है। तो थोड़ा सा आप हेल्प भी कर सकते हैं कि सर क्वालिटी ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा आप जो त्रुटि लगता है बताइए। तो आपको आशा करते हैं इस घर में जा कर के, ये घर में आप जाते हैं, घर में तो रहते होंगे तो घर में उसको नोट करते हैं। जब पढ़ाते हैं ना तो वीडियो को रोक करके देख कर नोट भी करना है, नोट भी बनाना है कि नहीं। और उसको बाद देख के इसको सीखना है कैसे करते हैं सर, जो उसको रिवाइज करना है, नोट बनाना है, ताकि अगला वीडियो के लिए फिर एक बार देख करके चलाना है। तो मेरे शेर बहादुरों, और वीडियो को अंत करते हैं। और अपने दहाड़िए, आप जहाँ से भी आते हैं, कहीं कोई भी क्षेत्र से आते हैं, है कि नहीं, एक ही चीज़ बोलेंगे, इतना पढ़िए इतना कि आपका देख पड़ोसी जर मरना चाहिए। इतना आग लगा दो कि आपके पिताजी सीना चौड़ा हो जाए, है कि नहीं। यही बात बताइए, यही एक मौका हुआ कि कुछ कर गुजरने का। तो मिलते हैं कल फिर, ठीक। इसके लिए धन्यवाद।